एवरीवन, दिस इज निकिता वैद्य। ये हमने आईपीसीसी में भी देखा हुआ है चैप्टर, लेकिन उसमें हमने क्या देखे थे? बेसिक वेरिएंसेस। अभी इस लेवल पे आपसे वो क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है ही बेसिक वेरिएंसेस के। उसके अलावा आप क्या देखेंगे? एनालिसिस ऑफ एडवांस वेरिएंसेस, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड देन रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस, राइट? ये चीजें आप देखेंगे। तो पहला क्या है? मैंने बोला एनालिसिस ऑफ एडवांस वेरिएंसेस। आईपीसीसी में आपने क्या देखा था? बेसिक वेरिएंसेस, तो वो तो आपको करने ही है। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ एडवांस वेरिएंसेस, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड देन रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? एनालिसिस ऑफ एडवांस वेरिएंसेस। इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं एनालिसिस ऑफ एडवांस वेरिएंसेस में, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्या है? प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस में फर्स्ट है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस। क्या होता है मैम प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस? देखिए, आपने क्या किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किया इस पॉइंट पे, और एक्चुअल आप प्रोडक्शन अब कर रहे हैं। ये टाइम लाइन है। आपने स्टैंडर्ड इस पॉइंट पे सेट किया और एक्चुअल प्रोडक्शन आप अब कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई हो, राइट? बिल्कुल हो सकता है। तो इज इट वैलिड टू कंपेयर दिस स्टैंडर्ड विद दिस एक्चुअल? यस मैम, व्हाई नॉट? बिकॉज एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई है, तो स्टैंडर्ड भी चेंज हो जाएंगे। तो इस स्टैंडर्ड को इस एक्चुअल से, ये दोनों अलग अलग टाइम है, यहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई है, तो इस स्टैंडर्ड को इस एक्चुअल से कंपेयर करना सही नहीं है, राइट? तो क्या करना होगा? आपको करना होगा रिवाइज स्टैंडर्ड निकालना होगा, राइट? जो अभी आप निकालेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हो गई है? चेंज हो गई है, तब आप निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड और फिर उसको क्या करेंगे? एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। तो वो जब रिवाइज स्टैंडर्ड को आप एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, वो कौन सा वेरिएंस है? ऑपरेशनल वेरिएंस है, राइट? क्योंकि ये रिवाइज स्टैंडर्ड ही एक्चुअल स्टैंडर्ड है जो कि होना चाहिए अभी के कंडीशंस में। तो उसको जब आप एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, वो है ऑपरेशनल वेरिएंस। लेकिन जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, उसको आप जब रिवाइज स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, तो वो वेरिएंस को आप क्या बोलते हैं? प्लानिंग वेरिएंस, राइट? सो बेसिकली जो हम ट्रेडिशनली वेरिएंस निकालते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेशनल वेरिएंस। ट्रेडिशनली आप क्या करते हैं? इस स्टैंडर्ड को, ये वाला जो स्टैंडर्ड है सेट किया, उसको ये एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड तो दूसरी एनवायरमेंटल कंडीशंस में सेट हुआ था, तो ये बोला गया कि ये जो हमारा जो वेरिएंस आएगा वो ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। क्यों ज्यादा यूजफुल नहीं होगा? क्योंकि हम चाहेंगे कि वो वेरिएंस कम हो। एडवर्स वेरिएंस है सपोज, तो क्या है, हम चाहेंगे कि वो वेरिएंस कम हो। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड सेट कब हुआ था? अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में, और एक्चुअल प्रोडक्शन अभी अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में हो रहा है। तो पूरा का पूरा वेरिएंस कम नहीं हो सकता है। क्यों कम नहीं हो सकता? एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई है। तो ये पूरा का जो पूरा वेरिएंस है, सपोज 100 रुपीज का वेरिएंस आया, तो ये कंट्रोलेबल नहीं है। तो कौन सा वेरिएंस कंट्रोलेबल है? सपोज प्लानिंग वेरिएंस आया 50 और ऑपरेशनल वेरिएंस आया 50, तो सिर्फ ये ऑपरेशनल वेरिएंस कंट्रोलेबल है बाय मैनेजमेंट, प्लानिंग वेरिएंस कंट्रोलेबल नहीं है। क्यों कंट्रोलेबल नहीं है? क्योंकि ये तो एनवायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होने के कारण चेंज हो गया है, स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यस, आपने जो रिवाइज स्टैंडर्ड सेट किया, उसका वेरिएंस आप जब निकालेंगे कि एक्चुअल से क्या डिफरेंस है, तो वो वेरिएंस क्या है? कंट्रोलेबल है बाय मैनेजमेंट, राइट? सो अभी हम देखते हैं। देखिए, ये एक्चुअल रिजल्ट्स है और ये एक्स एंटे स्टैंडर्ड। एक्स एंटे स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? इवेंट के पहले। एक्स एंटे मतलब इवेंट के पहले, और एक्स पोस्ट मतलब इवेंट के बाद। यहाँ पे एक्स एंटे मतलब क्या है? इवेंट के पहले। लेकिन यहाँ पे उसका मतलब क्या हुआ? एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलने के पहले, बिफोर एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज। और एक्स पोस्ट मतलब आफ्टर एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज, राइट? आपको समझ में आया?
कि एक्स एंटे और एक्स पोस्ट क्या है। एक्स एंटे मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होने के पहले जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो है एक्स एंटे, और एक्स पोस्ट मतलब चेंज होने के बाद जो सेट किया, जो रिवाइज स्टैंडर्ड है वो है एक्स पोस्ट। ये क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड है। तो जब हम एक्चुअल रिजल्ट्स को किससे कंपेयर करते हैं, एक्स एंटे स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, तो उसको स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। एक क्या होगा प्लानिंग वेरिएंस और एक क्या होगा ऑपरेशनल वेरिएंस। प्लानिंग वेरिएंस क्या है, जो कंट्रोल में नहीं है मैनेजमेंट के, और ऑपरेशनल वेरिएंस क्या है, जो मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है, राइट। इसमें क्या करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करेंगे एक्स पोस्ट स्टैंडर्ड से, मतलब जो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के बाद स्टैंडर्ड सेट हुआ, रिवाइज स्टैंडर्ड, उसको आप एक्चुअल रिजल्ट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, राइट। तो ये है ऑपरेशनल वेरिएंस, दिस इज कंट्रोलेबल बाय मैनेजमेंट। लेकिन जो कंट्रोलेबल नहीं है वो क्या है, प्लानिंग वेरिएंस है। इसमें क्या होता है, एक्स पोस्ट स्टैंडर्ड मतलब जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड था उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, एक्स एंटे स्टैंडर्ड, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड और ओरिजिनल स्टैंडर्ड को हम कंपेयर करेंगे तो वो क्या आएगा, प्लानिंग वेरिएंस, राइट। आपको समझ में आई ये बात। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली देखिए, आपको शॉर्ट में बताती हूँ, एक्चुअल रिजल्ट होता है, एक्चुअल है, और ये क्या है, स्टैंडर्ड है। हम ट्रेडिशनली क्या करते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं और वेरिएंस निकालते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा कंट्रोलेबल नहीं है मैनेजमेंट के। तो हम क्या करते हैं, अभी एडवांस वेरिएंसेस में क्या करते हैं, हम उसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस। प्लानिंग वेरिएंस कंट्रोल नहीं कर सकता मैनेजमेंट, वो वेरिएंस रहेगा ही, लेकिन ऑपरेशनल वेरिएंस मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है, और वो वेरिएंस कम हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। इसलिए आप प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस निकालते हैं, वरना निकालेंगे ही क्यों। प्लानिंग वेरिएंस में क्या, ओरिजिनल स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड से। ऑपरेशनल वेरिएंस में रिवाइज स्टैंडर्ड को कंपेयर किससे करते हैं, एक्चुअल फिगर्स से, राइट। सो अभी आप देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ये क्या हुआ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला हुआ। उसको आप स्प्लिट कैसे करेंगे, प्लानिंग वेरिएंस में और ऑपरेशनल वेरिएंस में। तो प्लानिंग वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बोला कि आपको क्या कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड को रिवाइज स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है। सो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ऑपरेशनल वेरिएंस में आपको क्या करना है, रिवाइज स्टैंडर्ड को कंपेयर किससे करना है, एक्चुअल प्राइस से। सो रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। बेसिकली देखिए, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर यही आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। लेकिन आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो भी आंसर आया है ये कंट्रोलेबल नहीं है, लेकिन इसका जो भी आंसर है, जो भी वेरिएंस है, वो क्या है, कंट्रोलेबल है, क्योंकि ये क्या है, ऑपरेशनल वेरिएंस है। वैसे ही हम मटेरियल यूसेज का भी निकाल सकते हैं, सारी चीजों का निकाल सकते हैं। बेसिकली फंडा ये है कि आपको कंपेयर आपको स्प्लिट क्यों करना है, क्योंकि आप प्लानिंग वेरिएंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कम कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ऑपरेशनल वेरिएंस ही कर सकते हैं। इसलिए आपने स्प्लिट किया, राइट। तो पहला हमने क्या देखा, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। वही एनालिसिस ऑफ एडवांस वेरिएंसेस में आप क्या देखेंगे, सेकंड वेरिएंस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, राइट। वेरिएंस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये जनरली सर्विस सेक्टर पे अप्लाई होता है, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा होती है, जनरली उसमें होता है। वैसे आप कहीं और भी कर सकते हैं। आपको इसमें निकालना है वेरिएंस एक्टिविटी कॉस्ट में, कि जो दो एक्टिविटी है उसमें वेरिएंस क्यों है, उसके एक्टिविटी के कॉस्ट में वेरिएंस क्यों है। जैसे कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है, सेटअप कॉस्ट हो सकता है, इंस्पेक्शन कॉस्ट हो सकता है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कॉस्ट हैं जिनके एक्टिविटी कॉस्ट में डिफरेंस हो सकता है। आपको क्या निकालना है, उसका वेरिएंस निकालना है कि ये डिफरेंस क्यों आया, राइट। सो दिस इज इजी। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसमें क्या करेंगे हम,
ट्रेडिशनली क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। इसमें क्या करेंगे, एक्चुअल प्राइस, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस फॉर द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज्ड फॉर कॉस्ट ड्राइवर, राइट। अभी यूसेज वेरिएंस क्या होता है जनरली, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी वही होगा लेकिन आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर यूनिट यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर कॉस्ट ड्राइवर। बेसिकली ये किस पे बेस्ड रहेंगे, सारे के सारे कॉस्ट ड्राइवर पे। क्यों, क्योंकि ये क्या एक्टिविटी कॉस्ट में डिफरेंस निकालना है, तो वो किस बेसिस पे रहते हैं, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे। तो यहाँ पे सारी चीज किस बेसिस पे होगी, कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे। समझ में आपको, इसका भी एक क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। किसका, वेरिएंस एनालिसिस इन एबीसी। दिस इज वेरी इजी। बेसिकली आप क्या करते हैं, एक्टिविटी कॉस्ट में वेरिएंस निकालते हैं और ये किस पे डिपेंड करता है, सारा कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स पे, राइट। तो ये क्या हो गया, एनालिसिस ऑफ एडवांस वेरिएंसेस में सेकंड हो गया कि वेरिएंस एनालिसिस इन एबीसी। नाउ थर्ड, लर्निंग कर्व इम्पैक्ट ऑन वेरिएंस। देखिए, लर्निंग कर्व इम्पैक्ट ऑन वेरिएंस, वेरिएंस पे लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट कैसे होगा, देखिए आप, कि लेबर हम क्या निकालते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या करते हैं, स्टैंडर्ड अर्स माइनस एक्चुअल अर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ऐसे निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड अर्स कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड अर्स ऐसे रहता है कि एक यूनिट कितने घंटे में बनती है, 1 यूनिट इन 5 आवर्स। तो 10 यूनिट कितने घंटे में बनेगी, 5 इंटू 10 आवर्स, राइट। सो 50 आवर्स हो गया स्टैंडर्ड आवर्स, राइट। और वही समझिए एक्चुअल आवर्स कितने आए, 55। सो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, सपोज है 10 रुपीज का स्टैंडर्ड रेट। तो वेरिएंस क्या हो गया, 5 और 10, 50 एडवर्स, राइट। ये ₹50 एडवर्स क्या हो गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेकिन लर्निंग कर्व में क्या होता है कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाती है, लेबर ने एक यूनिट बनाई तो दूसरे एक यूनिट पे 5 आवर्स लगे, दूसरे यूनिट पे कुछ कम आवर्स लगेंगे, तीसरे में वो लर्न करता जाता है तो उसको क्या होते हैं, आवर्स कम लगते जाते हैं। तो सपोज आप एज्यूम कीजिए कि 10 यूनिट्स के लिए उसको कितने आवर्स लगे, 45 आवर्स लगे, राइट। सपोज 10 यूनिट्स के लिए उसको कितने आवर्स लगे, 45 आवर्स लगे। तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, ये 10 है, स्टैंडर्ड रेट सेम रहेगा, स्टैंडर्ड आवर्स कितने 45 और एक्चुअल आवर्स कितने 55 लगे। तो वेरिएंस कितना आ जाएगा, 100 रुपीज का वेरिएंस आ जाएगा एडवर्स। बेसिकली स्टैंडर्ड चेंज हुआ। स्टैंडर्ड क्यों चेंज हुआ, क्योंकि एक यूनिट को अगर 5 आवर्स लगते हैं और सपोज 90% लर्निंग कर्व है और 10 यूनिट्स को एज्यूम कीजिए कितने आवर्स लग रहे हैं, 45 आवर्स लग रहे हैं। तो स्टैंडर्ड क्या हो गया, 45 आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स कितने 55। तो 10 आवर्स का डिफरेंस और एक आवर का रेट है 10 रुपीज, तो ₹100 एडवर्स वेरिएंस आएगा, राइट। ये आपको समझ में आया। तो लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पे पड़ता है। बेसिकली आपको क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर बैच का आपको स्टैंडर्ड आवर्स निकालना है, उसको एक्चुअल से कंपेयर करना है और फिर क्या करना है, वेरिएंस कंप्यूट करना है, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करने। तो इससे इसका क्रक्स क्या है कि लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट पड़ता है वेरिएंस से। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे लर्न करता है लेबर, तो एक यूनिट जितने आवर्स में बनी तो 10 इंटू उतने आवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर लर्न किया तो कुछ कम आवर्स लगेंगे, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स कम होंगे। तो इससे क्या होगा, इफिशिएंसी वेरिएंस पे इंपैक्ट आएगा। इसका भी हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आपको बेसिकली मैं समझाना चाहती थी कि लेबर कर्व का इंपैक्ट वेरिएंस पे पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लेबर आवर्स कम होंगे,
लर्निंग कर्व में अगर आपका 1 यूनिट बनाने को कम आवर्स लगते हैं और 1 यूनिट बनाने को 5 आवर्स लगते हैं और 10 यूनिट्स बनाने को 45 आवर्स लगते हैं, मतलब आपका यहाँ लर्निंग कर्व है, आप धीरे धीरे लर्न कर रहे हैं, आपको आवर्स कम लग रहे हैं तो आपको लेबर कॉस्ट भी कम लग रही है, तो एफिशिएंसी भी चेंज होगी, राइट। सो दिस इज लर्निंग कर्व इम्पैक्ट ऑन वेरिएंस। फोर्थ पॉइंट, रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंस एनालिसिस। रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंस एनालिसिस मतलब क्या? देखिए, आप सपोज यूसेज वेरिएंस निकाल रहे हैं, आपको जितने लगने चाहिए थे केजीज, कुछ आप सपोज 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपको कितने केजीज लगने चाहिए थे? 90 केजीज लगने चाहिए थे, और एक्चुअल में आपको कितने केजीज लग रहे हैं? 100 केजीज लग रहे हैं। तो ठीक है, 10 केजीज आपको ज्यादा लग रहे हैं तो उसका वेरिएंस तो आएगा ही, उसके कॉस्ट का डिफरेंस तो आएगा ही, लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच क्या बोलता है कि अगर ये मटेरियल क्या है, स्कैर्स है, अगर ये स्कैर्स है, अगर ये इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसिडर कीजिए। क्यों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करेंगे? क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि 90 केजीज लगना चाहिए था और 100 केजी लग गए, ये इजीली अवेलेबल नहीं है, इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो अगर उसको यहाँ प्रोडक्शन में यूज किया है तो मतलब 10 केजीज का डिफरेंस है, राइट, 10 केजीज का डिफरेंस है, अगर उसको यहाँ यूज किया है तो कहीं और उसको यूज नहीं किया है, तो वहां जब अगर यूज करते तो आप कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर लेते, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। समझ में आया आपको बात? 90 केजीज यूज होने चाहिए थे, 100 केजी यूज हुए, तो 10 केजी का वेरिएंस निकलेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करके। लेकिन इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लीजिए, ये क्या बोलता है? रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच बोलता है, क्योंकि ये स्कैर्स मटेरियल है, अगर ये 10 केजी यहाँ यूज नहीं होता तो कहीं और यूज होता और कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे होते हम उस पे, तो कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे होते वो क्या होगा यहाँ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको भी कंसिडर करिए। ये बोलता है रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच, राइट। सो ये फोर्थ पॉइंट था इन एनालिसिस ऑफ एडवांस वेरिएंसेस। फिर वेरिएंस एनालिसिस एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग। वेरिएंस एनालिसिस एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग का क्रक्स ये है कि आपको किस पे यहाँ फोकस करना है? योर फोकस शुड बी ऑन इफिशिएंसी एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, रादर देन कितना प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? इफिशिएंसी एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, राइट। इस पे ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, आप यही दिमाग में रखिए कि थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का यही रिलेशन है कि इफिशिएंसी एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन पे फोकस है, रादर देन कितना प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं, राइट। नाउ सिक्स्थ वन, वेरिएंस एनालिसिस in advanced manufacturing environment। वेरिएंस एनालिसिस इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। देखिए, जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट होते हैं उसमें क्या होती है? चीज़ें ऑटोमेटेड होती है, राइट। मैंने आपको ये चीज़ बताना भूल गया है शायद लर्निंग कर्व इम्पैक्ट पे, जहाँ ऑटोमेटेड वर्क है, मशीन्स पे वर्क है, तो वहाँ पे लर्निंग कर्व का इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने आपको ये बताया ना लर्निंग कर्व का इफेक्ट कि 1 यूनिट अगर 5 घंटे में बनती है तो 10 यूनिट 50 घंटे में बनेगी। 5 into 10 ऐसा जरूरी नहीं है, धीरे धीरे लेबर सीखेगा। सपोज 45 आवर्स में बन गई तो इससे लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस में डिफरेंस आएगा, राइट। लेकिन अगर सारी ऑटोमेटेड मशीन्स है तो लर्निंग कर्व इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि लेबर यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, सब ऑटोमेटिक काम हो रहा है। तो मशीन में तो सिंपल है, अगर 1 यूनिट 5 घंटे में बनेगी तो 10 यूनिट 50 घंटे में ही बनेगी। लेबर ओरिएंटेड वर्क में ऐसा होता है लर्निंग कर्व इम्पैक्ट। तो वैसे ही मैं आपको यह बता रही हूँ वेरिएंस एनालिसिस इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। जब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट होते हैं, ऑटोमेटेड मशीन होती है, हाईटेक मशीन होती है, नैनो टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, तब क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट है ट्रेडिशनली, जैसे कौन सा? लेबर कॉस्ट,
ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। वो इस एनवायरनमेंट में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में, हाईटेक एनवायरनमेंट में, ये लेबर कॉस्ट क्या बन जाते हैं, कमिटेड कॉस्ट बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम को यहाँ पे बहुत स्किल्ड लेबर लगते हैं और उसको लूज करना हमारे लिए क्या नहीं है, क्या बोल सकते हैं उसको, हम उसको हमारे लिए सही नहीं है उन लेबर को यूज करना। इसीलिए कमिटेड कॉस्ट है लेबर कॉस्ट, मतलब काम हो ना हो वो लेबर कॉस्ट तो लगती रहेगी। क्यों, क्योंकि वो बहुत स्किल्ड लेबर है और हम उनको खो नहीं सकते। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगी, बेसिकली मटेरियल कॉस्ट आएगी वेरिएबल कॉस्ट में, और क्या आएगा, पावर ऑफ रनिंग मशीन्स, राइट। ये दोनों क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। लेकिन ट्रेडिशनली जो वेरिएबल कॉस्ट होती है एक और कौन सी, लेबर कॉस्ट, वो क्या हो जाएगी, कमिटेड कॉस्ट, क्योंकि स्किल्ड लेबर है बहुत और हम उनको लूज करना नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते उनको लूज करना, राइट। तो लेबर कॉस्ट इसमें क्या हो जाएगी, कमिटेड कॉस्ट हो जाएगी। और इसीलिए लेबर वेरिएंसेस तो निकलेंगे ही नहीं। लेबर वेरिएंसेस क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये कमिटेड कॉस्ट है, ये कॉस्ट लगनी है, इसमें कोई भी वेरिएंस नहीं निकलेगा। सो दिस इज वेरिएंस एनालिसिस इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। नाउ हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव सीन, हमने ये किस में देख रहे हैं, एनालिसिस ऑफ एडवांस वेरिएंसेस में देख रहे हैं, 6 देख लिए। 7वां क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड सर्विस सेक्टर। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं है, ओवरहेड एक्सपेंसेस है मेजरली। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ज्यादा क्या है, ओवरहेड एक्सपेंसेस है। तो इसमें इट विल बी बेटर इफ वी अप्लाई एबीसी, बिकॉज एबीसी में क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, मतलब एक्टिविटी कॉस्ट के वेरिएंसेस निकाल रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर में ज्यादा अच्छा क्या है कि हम क्या यूज करें, एबीसी यूज करें, राइट। नाउ विल सी इन बिटवीन दिस, विल सी वर्ड मैकडोनल्डाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक कॉस्ट को छोटे सिंपलर टास्क में आपको ब्रेक डाउन करना है। मैकडोनल्डाइजेशन मतलब एक टास्क को, इसका टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है नोट्स में, मैं आपको समझा रही हूँ। एक टास्क को छोटे टास्क में ब्रेक करना, और जो सबसे सिंपलर टास्क है आपने ब्रेक किया एक टास्क को छोटे टास्क में, ठीक है, फिर उसको छोटे टास्क में, तो जो सबसे छोटी यूनिट निकलेगी उसको करने का सबसे एफिशिएंट वे आप देखेंगे और बाकी सब वेज आप डिस्कार्ड कर देंगे और उस हिसाब से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे। समझ आया, एक बड़ा टास्क है उसको छोटे टास्क में आपको स्प्लिट करना है। सबसे जो छोटा टास्क है उसका आप एफिशिएंट वे देखेंगे उसको करने का और उस हिसाब से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे। ये जनरली किस में यूज होता है, जैसे हेयर ड्रेसिंग, डेंटिस्ट्री, ये सब में मैकडोनल्डाइजेशन काफी यूज होता है। टास्क को छोटे टास्क में आपने स्प्लिट किया और सबसे छोटे टास्क को कैसे करना है एफिशिएंट वे देखा, बाकी सब वेज आपने हटा दिया और उस वे से आपको स्टैंडर्ड सेट करना है और फिर कंपेयर करना है एक्चुअल से, राइट। दिस इज मैकडोनल्डाइजेशन। नाउ 8th point I have to tell you about standard costing in public sector. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पब्लिक सेक्टर में एक एग्जाम्पल देखिए कि स्ट्रीट क्लीनिंग। एग्जाम्पल क्या है, एक स्ट्रीट क्लीनिंग। तो इसमें आप कैसे वेरिएंस निकालते हैं कि आप ये मंथली बेसिस पे निकालते हैं, डेली तो निकाल नहीं सकते, तो मंथली बेसिस पे निकालते हैं। एक बजट होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि हाँ मेरा स्ट्रीट क्लीनिंग को लेके मंथली बजट इतना है और ये किस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ विजिट्स पूरे मंथ में, नंबर ऑफ आवर्स वर्क, और आप देखते हैं एक्चुअल कितना एक्सपेंडिचर हुआ और क्या निकालते हैं, फिर वेरिएंस निकालते हैं, राइट। ये बहुत सारी चीजों को इसमें कंसिडर करना पड़ता है। जैसे क्या कंसिडर करना पड़ता है, ट्रेड पेएबल्स, मतलब जो पेएबल है, जो अमाउंट पेएबल है वो, फिर उसके बाद अक्रूवल्स, मतलब आपने सर्विस ले ली है, और तीसरा टाइमिंग डिफरेंस, राइट। तो इन तीनों चीजों को भी कंसिडर करना पड़ता है जब वेरिएंस निकालते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक बजट आपको दे दिया जाता है कि ठीक है स्ट्रीट क्लीनिंग के लिए मंथली बजट ये है और आप एक्चुअल निकालते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर किया। बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे नंबर ऑफ विजिट्स, नंबर ऑफ आवर्स वर्क, राइट। और फिर आप निकालते हैं वेरिएंस विच इंक्लूड्स ट्रेड पेएबल्स, अक्रूवल्स एंड टाइमिंग डिफरेंसेस, राइट। तो हमने ये क्या देखा, हमने ये देखा वेरिएंस एनालिसिस इन एडवांस,
वेरिएंस एनालिसिस इन एडवांस वेरिएंसेस। आपने क्या देखा, सबसे पहले प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस देखा। क्विक रिवीजन करते हैं। ये क्यों स्प्लिट किया, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस? ट्रेडिशनल वेरिएंस जो निकालते हैं उसको आप प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस में क्यों स्प्लिट करते हैं? क्योंकि प्लानिंग वेरिएंस कांट बी कंट्रोल, ऑपरेशनल वेरिएंस कैन बी कंट्रोल। तो आपको स्प्लिट करना जरूरी है ये देखने के लिए कि कितना पार्ट वेरिएंस का हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा पॉइंट हमने देखा एडवांस वेरिएंसेस के एनालिसिस में, वेरिएंस एनालिसिस इन एबीसी। इसमें बेसिकली एक्टिविटी कॉस्ट के बीच वेरिएंसेस निकालते हैं, राइट। दिस इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स बिकॉज एक्टिविटी कॉस्ट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स। फिर लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट वेरिएंस पे, कि जैसे जैसे लेबर यूनिट्स ज्यादा से ज्यादा बनाते जाता है वो लर्न करते जाता है, एक समय पे आके रुक जाएगा। जैसे 10 यूनिट्स तक के सपोज वो लर्न कर रहा है तो 5 आवर्स लगते थे एक यूनिट पे, लेकिन अभी 10 यूनिट्स पे कितने लग रहे हैं, 50 आवर्स नहीं लग रहे हैं, और कितने लग रहे हैं, 45 आवर्स। लेकिन हो सकता है अब वो रुक जाए, लर्निंग रुक जाए, अभी 11th यूनिट पे भी उतने ही क्या लगे, आवर्स लगे जितनी 10th यूनिट पे लग रहे थे। सपोज 10th यूनिट पे लग रहे थे 4.4 आवर्स, तो हो सकता है 11th यूनिट पे भी 4.4 आवर्स लगे। एक समय पे जाके लर्निंग रुक जाएगी, लेकिन उसके वजह से, लर्निंग की वजह से लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस चेंज होंगे। लेकिन अगर ऑटोमेटेड है सारा कुछ, लेबर का वर्क नहीं है, तो इफिशिएंसी वेरिएंस ऑफकोर्स चेंज नहीं होंगे, राइट। दिस इज लर्निंग कर्व इम्पैक्ट ऑन वेरिएंसेस। फिर रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंस एनालिसिस। जैसे मैंने बताया, सपोज 90 kg मटेरियल लगने वाला था, 100 kg लगा, तो 10 kg का डिफरेंस तो है ही मटेरियल में, वो वेरिएंस तो निकलेगा ही। लेकिन मटेरियल स्कार्स है, ये 10 kg अगर यहाँ यूज नहीं होता तो कहीं और यूज होता और वहां कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न कर रहा होता, तो यहाँ यूज हो गया, लेकिन तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके लिए, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन लॉस हो गया। देन वेरिएंस एनालिसिस एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग। इसमें बेसिकली आप याद रखिए, इट फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रादर देन कितना प्रॉफिट अर्न किया है, राइट। Then next we are seeing variance analysis in advanced manufacturing environment। जो advanced manufacturing environment है, हाईटेक मशीन जहाँ यूज होती है, जो हाईटेक एनवायरमेंट है, उसमें क्या होता है, बहुत ही स्किल्ड लेबर लगते हैं। तो लेबर कॉस्ट तो क्या हो जाता है, कमिटेड कॉस्ट, क्योंकि उनको लूज करना कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या हुए फिर इसमें, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट और जो पावर लगती है वो मशीन्स को रन करने की, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। इसमें लेबर वेरिएंसेस नहीं होते, क्योंकि लेबर कॉस्ट क्या हो जाते हैं, कमिटेड कॉस्ट हो जाते हैं, राइट। देन हम देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड सर्विस सेक्टर। इसमें ओवरहेड एक्सपेंस ज्यादा होते हैं, तो इसमें एबीसी लगाना ज्यादा फायदेमंद होता है, ताकि क्योंकि एबीसी में क्या, एक्टिविटी कॉस्ट का वेरिएंस देखते हैं आप। फिर हमने देखा कंसेप्ट मैकडोनल्डाइजेशन। मैकडोनल्डाइजेशन मतलब एक टास्क को छोटे टास्क में स्प्लिट करो, सबसे जो छोटा टास्क है उसको करने का एफिशिएंट वे देखो, बाकी सब वेज डिस्कार्ड कर दो, और उस जो एफिशिएंट वे है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड सेट करो और एक्चुअल से क्या करो, कंपेयर। एग्जाम्पल डेंटिस्ट्री, हेयर ड्रेसिंग एटसेट्रा, राइट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या, एक बजट होता है, राइट, और आपको उसको एक्चुअल से कंपेयर करना है। जनरली ये मंथली होता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ विजिट्स, नंबर ऑफ आवर्स वर्क, राइट। और इसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, ट्रेड पेएबल्स, एक्रूअल्स एंड टाइमिंग डिफरेंसेस। इस पे जनरली क्या है, क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ है, जैसे कुछ इसमें टॉपिक से 8 में से जिस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, और कुछ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी किस पे, कि हाँ ठीक है, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस पे, सर्विस सेक्टर वाले पे, राइट। मैकडोनल्डाइजेशन का कंसेप्ट पूछ सकता है आपसे। बाकी क्वेश्चन किस में आ सकते हैं, मैंने बताया प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस पे आ सकता है, फिर आ सकता है किस पे, लर्निंग का इम्पैक्ट ऑन वेरिएंस पे, और किस पे आ सकता है, वेरिएंस एनालिसिस इन एबीसी। इन तीन चीजों पे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कंसेप्ट कोई भी पूछ सकता है, मैकडोनल्डाइजेशन कंसेप्ट भी वो पूछ सकते हैं, राइट। सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। बाय।